नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, अब बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा ही होने वाली है। 4-5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम बिहार आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी आएंगे और 2 दिन सघन बैठक होगी। और बैठक के बाद जब दिल्ली लौटते ही मुझे लगता है कि 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। पिछली बार तो 3 चरणों में चुनाव हुए थे। अब इस बार देख लीजिए 2 चरण में होगा कि 3 ही चरण में होगा, ये तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार चुनाव पर पूरे देश की निगाह टिकी है। और इस साल तो ये प्रारंभ में दिल्ली में चुनाव हुआ और अब अंत में देखिए साल के अंत में बिहार में चुनाव हो रहा है। 2 ही चुनाव हुए इस बार साल में। अभी चुनाव में एक और जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के भी अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 9 बार सीएम हो गए हैं, 10 बार सीएम बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा लगभग 2 दर्जन घोषणा कर चुके हैं। कोई शायद वर्ग तबका नहीं है जिसके लिए कुछ तोहफा, कुछ रियायत, कुछ सुविधा वो ना दी है। एक शिक्षक का सिर्फ सवाल रह गया है, 6 लाख शिक्षक का, जो हर चुनाव के पहले उनके नियत वेतन में बढ़ोतरी हुआ करती थी। वो इंतज़ार अभी भी है। और फिर शिक्षकों की सुविधा के लिए, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो कुछ किया गया, हालांकि शिक्षक में आज भी बहुत असंतोष है। वो न तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के टोटल इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रोक दिया गया इससे असंतुष्ट हैं, और ख़ासकर जो हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग जिस ढंग से हुई है उसको लेकर भारी असंतोष और परेशानी है। अब आप जान रहे हैं कि बिहार में नियुक्ति की बहार है। 5 साल में कोई 10 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति हुई है, ये मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं और बहुत हद तक सच भी है। 2.5 लाख तो बीपीएससी से शिक्षक ही बहाल हुए, और फिर जो अभी चौथे चरण में नियुक्ति होने वाली थी तो उस पर तो अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब तो पहले स्टेट की परीक्षा होगी जो 6 अक्टूबर तक, अभी उसके लिए आवेदन ही लिए जाएंगे। और स्टेट के बाद फिर टीआर 4 की परीक्षा होगी। उसमें कितने पदों के लिए होगी? सरकार तो कह रही है कि 26-27 हज़ार पद करेंगे, और ये अभ्यर्थी 1.25 लाख 1,20,000 मांग रहे हैं। तो खैर अब तो वो शिक्षक की नियुक्ति चुनाव के पहले होने से रही, ये तो अलग है। लेकिन नियुक्ति की बहार है। अभी सिपाही की नियुक्ति और हर विभाग में नियुक्ति, फिर 10,000 नियुक्ति, फिर इंटर स्तरीय जो परीक्षा होनी है उसमें भी कोई 25,000 लगभग नियुक्ति होने जा रही है। तो नियुक्ति की बहार है। और इसमें नियुक्ति में कहीं कहाँ कुछ गड़बड़ झाला, ये सभी शिकायत तो सुनने को मिलती है। खैर नियुक्ति हो रही है। अभी लगे हाथ सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के साथ बिहार विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में भी नियुक्ति की बहार है। दोनों जगह भाजपा से जुड़े, जहाँ स्पीकर हैं नंद किशोर यादव और परिषद में हैं सभापति अवधेश नारायण सिंह। तो यहाँ भी नियुक्ति की बहार है और बाजार की भी चर्चा है। अब बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद, जिस किसी भी अध्यक्ष और सभापति के कार्यकाल में नियुक्ति ही तो कभी विवाद रहित नहीं रही। उन नियुक्तियों पर सवाल उठते रहे, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सेटिंग, और फिर तरह तरह से ये चर्चा होती रही। एक बार तो सीएजी ने विधान परिषद और विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी उस पर भारी सवाल उठाया था। अब वर्षों तक सीएजी की वो आपत्ति धूल फांकती रही थी। जो विधानसभा की लोक लेखा समिति है, सीएजी की आपत्ति का निष्पादन नहीं कर रही थी। वो भी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन अभी दोनों विधानसभा और विधान परिषद में ये जाते जाते विधानसभा में भी नियुक्ति की बहार है और तरह तरह की चर्चा है। नियुक्ति में धांधली से लेके और कौन कौन तरह की चर्चा नहीं। खैर अभी वो नियुक्ति तो हो रही है और नियुक्ति पर भी सवाल उठा। परिषद में तो अब आर्थिक अपराध इकाई की जांच की आंच भी आ चुकी है। अब वो देखिए देर सवेर इन नियुक्ति पर भी कहीं ना कहीं कुछ जो पक्षपात हो रहा है या जो गड़बड़ हुई है या जो आशंका है, चर्चा है, बाज़ार में लेन देन का, लाखों के कारोबार की चर्चा हो रही है, ये सब देर सवेर सामने बात आएगी ही। लेकिन आज मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि विधानसभा में मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का।
महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये तो एक अस्थाई भाव की समस्या है। लेकिन एक अभी आपने देखा, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो गया है। और तब जबकि इधर प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं पर, खासकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो एमपी हैं संजय जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इनके भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा ब्यौरा देकर अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी आरोप पलटवार सब कुछ हो रहा है। और उन्हें तो ठानी है कि भाई चुनाव बाद यदि बदलाव हुआ, सत्ता का बदलाव हुआ और जन स्वराज पार्टी को सत्ता मिली, तो 100 भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ जांच कराई जाएगी। और जिन्होंने संपत्ति लूटी है, अवैध काली कमाई की है, उसको हम लोग पैसा निकालेंगे और खजाने में जमा करेंगे। इधर कल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि वे बिहार सरकार के विभिन्न नीतीश राज में विभिन्न सरकारी महकमे तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। और डीके टैक्स, पहले वो आरसीपी टैक्स की बात करते थे, अब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री होश हवास में नहीं है, खुद फैसला नहीं लेते हैं, वो अधिकारियों से घिरे हुए हैं। ये सारी बात शिकायत के साथ उन्होंने भी जांच कराने की बात और भी संपत्ति के खुलासे की बात की है। और लालू प्रसाद और लालू परिवार पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है तो अपनी जगह है। ये एनडीए तो हमेशा इस मुद्दे को उठाता ही रहा है कि लालू प्रसाद का भ्रष्टाचार, परिवारवाद। तो अभी सवाल उठता है क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? अभी अमित शाह बिहार आए थे, 2 जगह उन्होंने सभा की और उसमें 2-3 प्रमुख बातें की, चर्चा वो भी करना जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि भाई जीतने का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को, कहा भाई 3 फार्मूला है अभी, इस फार्मूले पर हम लोगों को बढ़ चढ़ करके काम करना है और यही आपको जीत। एक तो बूथ जीतो, ये मंत्र दिया कि बूथ को सशक्त करो। और दूसरी बात कहा कि मोदी, महिला और मंदिर, इस मुद्दे को बीजेपी इस फार्मूले के पर काम चलेगी। नरेंद्र मोदी ने जो कामकाज किया है इसको घर घर तक पहुंचाना है, जो सारी योजनाएं उन्हें दी, लोगों को राहत दी। और तो और अभी हाल में बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो हर एक परिवार की महिला को 10-10 हज़ार रुपये जो देने की योजना की शुरुआत की। अब 75 लाख महिलाओं को तो इस सुलभ भी हो गया है। चुनाव के पहले राशि लौटानी भी नहीं है। तो चुनाव के पहले विपक्ष तो इसको वोट के लिए रिश्वत घूस कर रहा है। खैर अभी और 36 लाख लोगों को, जीविका दीदी जो जीविका समितियों से जो जुड़ी हैं, उन्हीं लोगों को ये मिलना है। तो एक बड़ा है तोहफा, कहीं ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो, ये बात लोग समझ में आ रहा है। हालांकि महिला केंद्रित तो बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की नीतीश कुमार ने। अब महिला वोट बैंक बना है, वहीं तेजस्वी भी कब चुकने वाले हैं। तेजस्वी ने भी माई बहना योजना के तहत 2500 रुपये मासिक देने की घोषणा की, वादा किया है। और उसी तरह से कांग्रेस भी कह रही है। तो और कह रही है कि अभी तो आयुष्मान जो स्वास्थ्य के लिए लाभ 5 लाख तक है अभी केंद्र की, वो 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा सुलभ हम कराएंगे। ये भी एक नई घोषणा है। और हर खासकर अति पिछड़ा को शहर में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल ज़मीन आवासीय भूमि सुलभ कराएंगे। ये कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुल ये वादे घोषणा के साथ एक सबसे बड़ा वही है भ्रष्टाचार का मुद्दा। क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? एक बड़ा सवाल है। और खासकर प्रशांत किशोर ने जो बिहार में बदलाव की बात की है, उसमें ही उस मुद्दे को बहुत तरजीह दे रहे हैं। अभी तो उन्होंने जो खासकर एनडीए नेताओं के भ्रष्टाचार के खुलासा की श्रृंखला शुरू की है, अभी फिर आज कल में फिर खासकर अशोक चौधरी पर और कई नेताओं पर निशाने पर हैं उनके। अभी नीतीश मंत्रिमंडल में कई मंत्री हैं। अब तो एक स्थिति अलग हो गई है कि भाई अब बेदाग राजनेता और ईमानदार नौकरशाह, इसको निकालना खोजना बड़ा मुश्किल हो गया है।
यही कारण है ना कि आज आप आर्थिक अपराध हुई हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, बिहार के जिसके यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों की काली कमाई सामने आती है। ये क्या दर्शाता है? आप भ्रष्टाचार पर भले जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करें, लेकिन आकंठ भ्रष्टाचार जिसको आप कहते हैं, थाना ब्लॉक से लेकर ऊपर तक बिना पैसा दिए कोई काम होता है क्या? अब तो भ्रष्ट नौकरशाह कहिए, नीचे से ऊपर तक कोई सब निर्भीक होकर पैसा ले रहे हैं। इतनी जांच पड़ताल धर पकड़ के बाद भी कहाँ भ्रष्टाचार थम रहा है? आज राजनेताओं का भ्रष्टाचार तो देखिए, बात यदि सही है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में कोई 200 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित की है, इस तरह की शिकायत तो होती थी तो नीतीश कुमार मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया करते थे। लेकिन आज वो क्या कारण है कि अशोक चौधरी के खिलाफ इस तरह से साक्ष्य सब कुछ आए और उसके बाद भी चुप्पी है? हालांकि जदयू में तो उनके खिलाफ विद्रोह के स्वर भी गूंज रहे हैं। खुद जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि भाई अशोक चौधरी को सफाई देनी चाहिए। ऐसे ही आरोप जब हुआ था तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने सफाई मांगी थी और फिर नाता ही तोड़ दिया था। तो एक तरह से अशोक चौधरी पर इस्तीफे का दबाव ही कहेंगे इसको जदयू के अंदर। और उसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह, जिनकी एक कड़क छवि और ईमानदार अधिकारी की भी छवि रही, बिहार में वो डीएम रहे, पटना के होम कमिश्नर रहे, कई विभागों के पथ निर्माण विभाग के सचिव रहे, केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे और 10 साल मंत्री रहे। वो भी अभी जो प्रशांत किशोर ने आरोप किया है सार्वजनिक रूप से, इस पर संबंधित नेताओं से सफाई मांग रहे हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी की उम्र और उनकी डिग्री पर भी सवाल हो, और नहीं तो फिर संजय जायसवाल या दिलीप जायसवाल या अशोक चौधरी। कुल मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब तो एक बात है कि मुझे लगता है इस चुनाव में एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ये मुद्दा उछलने वाला है। अब देखना है कि जनता इस पर कैसे रिएक्ट करती है। जनता जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उछले हैं उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, किसका साथ देती है, किसके साथ होती है, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार के जो मुद्दे अभी उछले हैं इस पर आप कितना यकीन करते हैं? प्रशांत किशोर ने जो साक्ष्य दिया, हालांकि 100 करोड़ की मानहानि की नोटिस अशोक चौधरी ने दी, तो जवाब में फिर उसी तरह से प्रशांत किशोर ने भी वकील के माध्यम से जवाब दिया है और कहा हम बैठने वाले थोड़े हैं, अब फिर दूसरी नोटिस देने की नौबत में ला रहा हूँ। वो दे इस तरह से। तो कुल मिला जुला कर अभी भ्रष्टाचार सचमुच एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, नियुक्ति, फिर ठेका में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में धांधली, ये सब मुद्दे तो अपनी जगह हैं ही। तो कुल मिला जुला कर आज चुनाव के पहले जो बिहार की सरगर्मी, अभी तो सीट बंटवारे की बातें हो रही है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि भाई इस चुनाव में चाहे हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। और कुल मिलाकर अभी तो अलग अलग मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। आज मोटा मोटी भ्रष्टाचार का जो इशू है, जिस ढंग से अभी अमित शाह ने खास करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार और राजद के कार्यकाल में उस पर हमला बोला, वो अपने लोग जो एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार पर जो खासकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला, इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। मैं सच पूछूं तो स्थिति है कि बोलती बंद हो गई है, अब सफाई देते नहीं बन रहा है, इसलिए कि प्रशांत किशोर कुछ दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के साथ सवाल उठा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मुझे भी लगता है कि जो भ्रष्ट नौकरशाह हैं और भ्रष्ट राजनेता जिनकी छवि ऐसी है, ऐसे लोगों को जनता को चाहिए दरकिनार करना, ऐसे लोगों को समर्थन करना सिस्टम में ही घून लगने जैसी बात होगी। तो टोटल ये प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी? आप कमेंट कीजिए, निश्चित सवाल उठाइए। ये भी एनडीए का भ्रष्टाचार जो सामने आया है, तो अब तो जो राजद के भ्रष्टाचार पर, लालू प्रसाद पर हमला बोला करते थे एनडीए के लोग, तो पहले तो इनको भी देखना हो ना, पाक साक नीतीश कुमार आखिर क्यों चुप बैठे हैं? आपको याद होगा पहली बार जब सीएम बने थे, जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए थे और उसमें जीतन राम मांझी पर आरोप था, तो शाम को ही इस्तीफा ले लिया था।
तो कई मंत्रियों से उन्होंने इस्तीफा कराया, लेकिन आज आखिर चुप क्यों है? ये सवाल तो बनता ही है। फिर ये आपसे अपेक्षा है, आप चर्चा पर अपना कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, और कोई बिंदु जो आपको लगता है कि उठाना चाहिए उस पर निश्चित सवाल कीजिए। और चर्चा कैसी लगी? आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।